नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटी एक घटना की। जी हाँ, 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर अपना काम करती थी। तो ड्यूटी के दौरान ही उसकी बहुत ही बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसने पूरे देश के लोगों को शर्मसार कर दिया था और देश के सभी लोग बहुत ही आक्रोशित हुए थे। ये घटना दिखाती है कि कोई इंसान कितना क्रूर और कितना निर्दयी होता है। ये घटना दिखाती है कि महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे कितनी असुरक्षित हैं। ये घटना दिखाती है कि देश को एक सख्त कानून की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए डिटेल में इस केस के बारे में बात करते हैं। तो 9 अगस्त 2024 की बात है। उस दिन सुबह 31 साल की एक फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर ड्यूटी भी परफॉर्म करती थी अपनी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में उसकी बॉडी पड़ी मिली थी। तफ्तीश के बाद ये पता चला कि जो लेडी डॉक्टर थी उसकी बहुत ही बेरहमी से रेप करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में 10 अगस्त 2024 को एक 33 साल के पुरुष संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। संजय रॉय इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाला शख्स है। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर भी है, एक स्वयंसेवक भी है जो कि पुलिस की सहायता के लिए भर्ती किया जाता है। दोस्तों जो लेडी डॉक्टर है वो एमबीबीएस सेम कॉलेज से कर चुकी थी और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ही वो अपना 2 साल का आगे का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एमडी कंप्लीट कर रही थी। वो रेजिडेंट डॉक्टर थी कॉलेज की और सेकेंड ईयर में थी। विक्टिम अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड थी और विक्टिम के फादर एक दर्जी थे। तो ये सारी की सारी घटना शुरू होती है 8 अगस्त 2024 से। 8 अगस्त 2024 को दिन के समय में जो अक्यूज्ड है यानी संजय रॉय वो अस्पताल आता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आता है दिन के समय में एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए। ये पेशेंट जो है संजय रॉय के एक दोस्त का रिलेटिव है और जो संजय रॉय का दोस्त है वो भी एक सिविल वॉलंटियर था। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि 8 अगस्त 2024 को जब दिन के समय पेशेंट को भर्ती कराने के लिए संजय रॉय अस्पताल आया था तो उसने विक्टिम को फॉलो भी किया था और वो अस्पताल में थोड़ी देर इधर-उधर टहलता है, उसके बाद वापस चला जाता है। फिर कुछ घंटे बीतने के बाद रात में लगभग 11 बजे के आसपास वो वापस आता है उसी पेशेंट के एक्सरे रिलेटेड वर्क के लिए। जब संजय रॉय वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो पेशेंट है उसकी सर्जरी 1 बजे के आसपास शेड्यूल कर दी गई है। तो इसके लिए संजय रॉय और उसका जो सिविक वॉलंटियर फ्रेंड था दोनों वहीं पर रुकते हैं अस्पताल में और 1 बजे जब सर्जरी स्टार्ट होती है तो सर्जरी स्टार्ट होने के कुछ देर बाद दोनों के दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल बाउंड्री के पीछे और वहां पर कंजम्पशन करने लगते हैं अल्कोहल का। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों लोग वहां से पास ही में एक रेड लाइट एरिया पड़ता है सोनागाची नाम का। ये दोनों लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जो इसका फ्रेंड है संजय रॉय का वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और संजय रॉय बाहर ही खड़ा रहता है और इंतजार करता रहता है। और उसी टाइम पर जो भी आसपास औरतें वहां से गुजर रही थी उनके ऊपर कमेंट भी पास करता है, उनसे छेड़खानी करता है। पुलिस इंक्वायरी में ये पता चला कि जब उसका फ्रेंड उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो ये दोनों लोग वहीं सोनागाची से थोड़ी दूरी पर एक और रेड लाइट एरिया पड़ता है चेतला नाम का, ये दोनों लोग वहां पर जाते हैं। अगेन इसका जो फ्रेंड है वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और संजय रॉय बाहर ही वेट करता है। संजय रॉय इतनी देर में अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ न्यूड फोटोज भी अपने फोन में मंगाता है। फिर उसके बाद इसका फ्रेंड बाहर आता है और वो एक उबेर बाइक बुक करता है और इसे संजय रॉय को अकेला यहीं छोड़कर चला जाता है। फिर संजय रॉय थोड़ी देर बाद अल्कोहल दोबारा से कंज्यूम करता है और अपने फ़ोन में वायलेंट अडल्ट कंटेंट देखना शुरू करता है, मतलब जो बहुत ही वायलेंट पॉर्न वीडियोस हैं उनको देखना शुरू करता है। पुलिस इंक्वायरी में ये भी पता चला कि जो संजय रॉय है इसका फ़ोन पूरी की पूरी तरीके से बहुत ही वायलेंट अडल्ट वीडियोस से पॉर्न से भरा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद संजय रॉय अस्पताल की तरफ बढ़ना शुरू करता है और दूसरी तरफ जो विक्टिम है, जो लेडी डॉक्टर है, वो
उसी हॉस्पिटल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लगभग पिछले 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी, जिसमें उसे छोटे मोटे लिमिटेड ब्रेक्स मिल जाते थे। क्योंकि जो महिला डॉक्टर थी वो लगातार 36 घंटे से हॉस्पिटल में ही रुक करके काम कर रही थी, तो इस दौरान जो भी खाना पीना होता था वो सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर ही होता था। लगभग 11 बजे जो लेडी डॉक्टर थी वो अपने पेरेंट्स से बात करती है। बात करने के बाद उसी समय पर वहाँ पर उस लेडी डॉक्टर के 2 जूनियर्स आते हैं और उनके साथ वो फूड ऑर्डर करती हैं, और फूड ऑर्डर करने के बाद ये तीनों लोग सेमिनार हॉल में चले जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे था। ये सारे के सारे लोग जस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे। ये सभी लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों जो जूनियर्स थे वो सेमिनार हॉल को छोड़कर चले जाते हैं। अब वहाँ पर विक्टिम एकदम अकेली है और फिर वो वहाँ पर खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ करके रीडिंग करती है। लगभग 2 बजे के आसपास एक स्टाफ मेंबर आता है और वो पेशेंट के बारे में विक्टिम से कुछ डिस्कस करता है और डिस्कस करने के बाद वहां से चला जाता है। लगभग 2:35 के आसपास जो विक्टिम है वो अपनी कजिन से एक मैसेज रिसीव करती है कि वो आज घर आएगी कि नहीं आएगी। तो इस पे जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने रिप्लाई किया कि वो घर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी लगातार ड्यूटी चल रही है। फिर लगभग 3 बजे के आसपास सेमिनार हॉल के पास से एक स्टाफ मेंबर गुजरता है जो कि देखता है कि सेमिनार हॉल में ही एक मैट्रेस और ब्लैंकेट पड़ा हुआ था जिसके ऊपर विक्टिम सो रही थी। और उसी टाइम पर क्योंकि स्लीप रूम जो था विक्टिम का वो पोलोसोमिनोग्राफी स्लीप डिसऑर्डर टेस्ट के लिए यूज हो रहा था, जिस वजह से कोई दूसरा प्लेस स्लीप के लिए नहीं था, इसलिए जो विक्टिम है वो वहीं सेमिनार हॉल में सो जाती हैं। जो विक्टिम है वो हमेशा सोने से पहले एक डायरी रखती थी, उसमें अपने फ्यूचर गोल्स और प्लान्स को रिकॉर्ड करती थी, जैसा कि उन्होंने उस दिन भी किया था। सोने से पहले उस डायरी में अपने फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स को लिखा था। फिर लगभग 3:50 के आसपास संजय रॉय हॉस्पिटल पहुंचता है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज जो कि मेन गेट पे लगा हुआ है हॉस्पिटल के उसमें देखा जा सकता है। और वो जब अंदर पहुंचता है तो वो अपने प्री को ढूंढता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देख करके कि संजय रॉय अचानक से जैसे ही अस्पताल पहुंचता है तो अचानक से उसे विक्टिम वहां पर मिल जाती हैं। ऐसा देख के लगता है सीसीटीवी फुटेज को कि संजय रॉय किसी को ढूंढ रहा हो। वो अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स और टेस्ट डिपार्टमेंट्स में जाता है, वहां पर किसी फीमेल पेशेंट को चेक करता है और क्राइम करने के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है। और फिर लगभग 4:03 के आसपास वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे पहुंचता है जहां पर सेमिनार हॉल है, और वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है। जो सेमिनार हॉल है उसके एंट्री पॉइंट पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज से एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो संजय रॉय है जब वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है तो उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरपीस डिवाइस भी लटका हुआ था। फिर जैसे ही वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है तो वहां पर विक्टिम को देखता है, विक्टिम के ऊपर अटैक करता है, उनके गले को दबाता है, काफी ज्यादा मारपीट शायद करता है, और काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है विक्टिम को। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसके अकॉर्डिंग आसानी से देखा जा सकता है कि जो विक्टिम है उनकी मौत 4:15 के बाद हुई है, और काफी ज्यादा तड़प, काफी ज्यादा बर्बरता की गई है विक्टिम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो विक्टिम है वो काफी लंबे समय तक तड़पती रही और स्ट्रगल करती रही। फिर लगभग 4:40 के आसपास संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर आता है। इसका मतलब उसने लगभग 37 मिनट सेमिनार हॉल में गुजारे। इसके बाद वो वहां से बाहर निकलने के बाद कैंपस के ही एक बैरक में जाकर के चुपचाप सो जाता है। फिर मॉर्निंग में लगभग 6 सवा 6 बजे के आसपास एक स्टाफ मेंबर जब सेमिनार हॉल में जाता है तो बहुत तेजी से चीखता है और बाहर आकर सबको सिचुएशन के बारे में बताता है। जब सिचुएशन के बारे में सुन करके लोग सेमिनार हॉल के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो लेडी डॉक्टर थी उनकी बॉडी पर एक आधे कपड़े थे, उनके चेहरे पर कई सारे चोट के निशान थे, उनका जो चश्मा था वो भी बुरी तरीके से टूटा हुआ था, उनके जो आंखें थी वहां से ब्लड बाहर निकल रहा था, और
जो पैर हैं वो 90 डिग्री एंगल पर मुड़े हुए पाए गए थे। फिर इसके बाद जैसे धीरे धीरे क्राउड को पता चलता है, वो सेमिनार हॉल में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो 6 से 7, साढ़े 7 बजे के आसपास सेमिनार हॉल के अंदर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से सेमिनार हॉल के अंदर जो भी क्राइम सीन है वो पूरी तरीके से अल्टर्ड हो जाता है। मतलब सबूत के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हो ही जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो भी कॉलेज की हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल किया और कॉल करके उनको सारी की सारी जानकारी दी। इसके बाद जो संदीप घोष हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने 1 घंटे बाद लगभग वो अस्पताल पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वो पुलिस को फ़ोन करने की बजाय खुद ही क्राइम सीन पर जाकर के पूरी देखरेख करते हैं। और इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है बाद में पब्लिक के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर वो खुद ही वहाँ पहुँचते हैं और देखना चालू कर देते हैं। फिर जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष वहाँ से बाहर आते हैं अपने ऑफिस में आने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। और इसी समय लगभग 10:50 के आसपास कॉलेज के एक सुपरिंटेंडेंट विक्टिम की फैमिली को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा घबरा कर जो पेरेंट्स हैं वो कॉलेज में वापस फ़ोन करते हैं और उनको ये बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये बात पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद बताई कि जब फ़ोन वापस किया जाता है कॉलेज में पेरेंट्स के द्वारा, तो उनको यही बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं लगभग 12 बजे के आसपास। उसी समय पर दूसरी तरफ एसीपी जो हैं और जो फॉरेंसिक टीम है वो भी अस्पताल पहुंच जाती है। जब पेरेंट्स अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको बाहर ही रोक दिया जाता है और लगभग 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वो अपनी बेटी को देख भी नहीं पाते, ना क्राइम सीन पे पहुंच पाते हैं। और फिर लगभग 3 घंटे बीतने बाद 3 बजे के आसपास जब पेरेंट्स को अंदर ले जाया जाता है तो वो क्राइम सीन के पास पहुंचते हैं और क्राइम सीन देख करके ही बता देते हैं कि उनकी बेटी का मर्डर किया गया है, उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है। फिर लगभग 6 बजे के आसपास शाम को बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। और जो विक्टिम थी उनकी एक कोलीग थी, वो काफ़ी समझदार थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीडियोग्राफी के लिए, ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी के लिए भी बोला था। फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि विक्टिम का बहुत ही बुरी तरीके से रेप और मर्डर किया गया था। और अभी तक एफआईआर भी नहीं फाइल की गई थी, यानी बिना एफआईआर फाइल किए हुए ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था। दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि विक्टिम के साथ गैंगरेप हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय पर विक्टिम की बॉडी से लगभग 150 mg सीमेन मिला था। और डॉक्टर्स का कहना है कि एक मेल बॉडी एक समय पर लगभग 5 mg मैक्सिमम सीमेन प्रोड्यूस कर सकती है, तो इस हिसाब से ये एक गैंगरेप की घटना हो सकती है। फिर विक्टिम के फादर एक एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जो पुलिस है वो हर एक काम में बहुत जल्दबाजी कर रही थी। यानी पुलिस ने बॉडी जो थी उसका क्रिमेशन बहुत जल्दी करवा दिया था। जब क्रिमेशन हो रहा था तो उस समय पर विक्टिम की बॉडी से पहले 3 बॉडीज और लाइन में लगी थी। पुलिस ने उन बॉडीज को हटवा करके विक्टिम की बॉडी का क्रिमेशन पहले करवाया था। इन सब चीज़ों को देख करके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और बढ़ती हुई इस गुस्से को देख करके और प्रोटेस्ट को देख करके जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिसकी वजह से वो पुलिस को ऑर्डर करती है जल्दी से जल्दी अक्यूज को पकड़ने की। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंची थी तो पुलिस को क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था, जो कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन का टुकड़ा था। वो जो ब्लूटूथ ईयरफोन का टुकड़ा था उसे पाने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू करती है। और जो कैमरास हैं उनको जब चेक करती है तो ये पाती है कि सेमिनार हॉल के अंदर तो कैमरे हैं नहीं, लेकिन उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे कैमरे थे। तो उन कैमरास को देखने पर यह पाया जाता है कि संजय रॉय वहां पर उस समय पर मौजूद था और किसी चीज को ढूंढते हुए या किसी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचा
दिखाई देता है। इसकी एक फुटेज भी लीक हुई थी जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि संजय रॉय किसी को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल के पास से गुजरता है। और ये भी नोटिस किया जाता है कि जो संजय रॉय है वो सेमिनार हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम विक्टिम के साथ गुजारता है। यानी सेमिनार हॉल में जब वो घुसा तो उस समय पर विक्टिम वहाँ पहले से मौजूद थी, और जब वो बाहर आया तब भी विक्टिम अंदर ही थी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा संजय रॉय ने स्पेंड किया था सेमिनार हॉल के अंदर। जब वो एग्जिट करता है तो जो ब्लूटूथ ईयरपीस उसके गले में लटक रहा था वो नहीं था उसके गले में, और इससे वो और भी ज़्यादा शक पैदा करता है। इसके बाद पुलिस उसके बैरक में पहुंचती है जहां पर संजय रॉय अपने कपड़े धुल रहा होता है और कपड़े धोने के बाद वापस सो चुका होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस ब्लूटूथ ईयरफोन को वो ऑन करती है और वो ऑटोमेटिकली संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जाकर के। जब ब्लूटूथ ईयरफोन ऑटोमेटिक संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है तो पुलिस को कंफर्मेशन हो जाती है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद संजय रॉय धीरे धीरे सब कुछ बताने शुरू कर देता है। और जब उसका मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें ये भी पाया जाता है कि संजय रॉय बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट था वायलेंट पोर्नोग्राफी का, और उसके मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा ऐसा कंटेंट पाया गया था। इसी समय पर जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनका एक बयान आता है। अपने बयान में वो बोलते हैं कि जो विक्टिम है उसको सेमिनार हॉल के अंदर अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी। ये सब सुनकर के जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लगभग 11 अगस्त से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे उनका रेजिग्नेशन की भी मांग करती है। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो एविडेंस हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सेम टाइम पर ये सब सिचुएशन जब चल रही थी तो उसी टाइम पर सेमिनार हॉल से लगभग 20 मीटर दूर सेम फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक पैदा हो रहा था कि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किए जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं हॉस्पिटल से, लेकिन सरकार उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की जगह पर उनका ट्रांसफ़र कर देती है कोलकाता के ही एक दूसरे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में जिसका नाम है नेशनल मेडिकल कॉलेज। तो इसको एक तरीके से प्रमोशन के रूप में देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और भी ज़्यादा आक्रोश पैदा कर देता है जनता के अंदर। और ये सारा का सारा केस हाई कोर्ट में पहुंच ही चुका था, तो इन सब चीज़ों को हाई कोर्ट ने भी नोटिस किया था, और नोटिस करते हुए कहा भी था कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और जो भी गवर्नमेंट है उनके द्वारा कई सारी ऐसी मिस्टेक्स की गई हैं जो कि केस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 13 अगस्त 2024 को ये जो केस है वो सीबीआई के हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर 14 अगस्त 2024 को जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो शाम के समय पर वहां पर 7 से 8 हज़ार लोगों की भीड़ आती है और वो मॉब लिंचिंग स्टार्ट कर देती है। जो भीड़ है वो हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है, जो भी हॉस्पिटल की प्रेमाइजेज हैं उनको तोड़ना शुरू कर देती है, एमआरआई मशीन्स को तोड़ना शुरू कर देती है, जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको तोड़ती है और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। इस समय पर वहां पर जो भी लोग और स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको अपना प्रोटेस्ट छोड़ करके भागना पड़ा। जो भी लड़कियां और जो भी लोग, जो भी स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, इतनी भीड़ को देख करके स्वाभाविक है कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और अगले दिन जब इस भीड़ में कुछ लोगों की पहचान की गई सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए, तो ये पता चला कि उन लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की जो पार्टी है टीएमसी उसके साथ है। यानी वो लोग कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ लिंक्ड हैं, यानी इसमें कई सारे बड़े लोगों के संलग्न होने की भी शंका जताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो संजय रॉय जो अक्यूज्ड है, उसे पकड़ने के बाद भी, उसे गिरफ्तार करने के बाद भी जो प्रोटेस्ट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग, डॉक्टर या स्टूडेंट्स थे, उनको ये पूरी तरीके से मानना स्वीकार नहीं हो रहा था कि ये जो घटना है वो केवल और केवल रेप और
मर्डर से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की पुरानी जो हिस्ट्री है, जो भी पुरानी घटनाएँ हैं, उनके बारे में जानते थे, जिस वजह से उनका ये मानना था कि कहीं न कहीं विक्टिम भी इस घटना के बारे में, पुरानी घटनाएँ जो भी हिस्ट्री है हॉस्पिटल की, उसके बारे में कुछ जान गई थी, जिसकी वजह से जानबूझ कर के उसका मर्डर किया गया है। हालाँकि ये बात कितनी सच है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो बाकी चीज़ों के बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे, जैसे-जैसे आगे की बातें सामने आएँगी, जो भी सच्चाइयाँ सामने आएँगी। हालाँकि ये जो घटना है, ये इतनी बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया, पूरे देश के लोगों को डरा करके रख दिया। इससे ये पता चलता है कि महिलाएँ अपने वर्क प्लेस पे कितनी असुरक्षित हैं, उनको सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे देश को एक सख्त कानून की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि संजय रॉय जैसे जो लोग हैं, वो ऐसी घटना करने के बारे में कभी सोचे भी ना। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी बातें समझ में आई हों, इस केस के बारे में पता चला हो। धन्यवाद।